आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री की। इग्नू की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। कोड आपके सामने है BHIC 131। हिंदी में बात करूं तो इसे कहते हैं भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक। इस बुक को हम पढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है हिस्ट्री की, जिसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। इस बुक पे 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 हमारा है भारत का इतिहास, भौतिक लक्षण, संरचना एवं विशेषताएं। बेसिकली आपको बताऊं तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे भारत की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार की भौगोलिक संरचना थी, किस प्रकार की उसकी विशेषताएं थी, उस सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 बेनिफिट है आपके। जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती वो यहाँ से मिल जाती है, यहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। प्लस वेबसाइट पे जो हमारी नोट्स है वो आप डिटेल से पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं इस चैप्टर की, बेसिक की, या कह सकते हो आप हिंदी में परिचय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रकृति सबसे बड़ा रोल होता है प्रकृति का। जब भी हम भौगोलिक संरचना की बात करते हैं किसी भी देश की, किसी भी स्थिति की, तो सबसे बड़ा जो रोल आता है वो आता है प्रकृति का। तो प्रकृति ने मानव को शुरुआत से ही, आरंभ से ही संरक्षण दिया है। संरक्षण क्या होता है? मानव की देखभाल करी है, मानव को जरूरत, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो दी है। ये सभी चीज़ें प्रकृति ने फ्री ऑफ कॉस्ट मानव को दी है। उसे खाने के लिए फल दिया, कंदमूल दिए, पीने के लिए पानी दिया, तथा जीवन जीने के लिए एक स्वच्छ वातावरण दिया। किसने दिया? प्रकृति ने दिया। तो प्रकृति, जब भी हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं, प्रकृति का नाम सर्वोच्च है। प्रकृति सबसे पहले आती है। मानव और प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति, दोनों में एक अटूट संबंध है। दोनों में एक अटूट संबंध है। दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। खासकर प्रकृति जो है वो मानव के विकास के लिए बनी है। प्राकृतिक संसाधन, अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधनों की, तो देखिए वनस्पति, जो हमारे पेड़ पौधे, जो हमें औषधियाँ मिलती हैं, वो सभी वनस्पति। मिट्टी, जिस मिट्टी में हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं, जो उपजाऊ मिट्टी जो हमें प्रकृति ने दी है। वर्षा का जल, वायु, ये सभी चीज़ें किसने दी है? प्रकृति ने दी है हमें। ये सभी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसने दी है? हमें प्रकृति ने दी है। इन सभी की सहायता से मानव जो है अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ा पाया है। यानी इन सभी की सहायता से मानव ने विकास किया है। इन सभी का भरपूर प्रयोग करते हुए मानव अपने जीवन में बदलाव लाया और अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ा पाया। प्राकृतिक भूगोल और इतिहास की अगर हम बात करें, यानी कि अगर भौगोलिक आकृति की हम बात करें, किस प्रकार से भारत की जो भौगोलिक आकृति थी उसकी बात करें, इसके साथ साथ हम बात करते हैं भारत की भौगोलिक आकृति के साथ साथ जलवायु की भी। तो किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की भौगोलिक आकृति रही है भारत की? तो देखिए, भारत जो है, यहाँ पर प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक आकृति अलग रही है, प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु अलग रही है, और जलवायु के आधार पर ही मनुष्य का रहन सहन का पता चलता है। किस प्रकार का उसका रहन सहन है, किस प्रकार का उसका पहनावा है, ये सभी जलवायु के आधार पर पता चलता है। जनसंख्या घनत्व का पता हमें किस चीज़ से चलता है? देखिए, जहाँ पर अधिक मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, यानी जहाँ की भूमि अधिक फर्टाइल होती है, वहाँ पर जो जनसंख्या होती है वो अधिक होती है। यानी जनसंख्या घनत्व वहाँ का जो होता है वो अधिक होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पर लोग अत्यधिक कृषि कर पाएंगे, अत्यधिक उपजाऊ भूमि का फ़ायदा उठा पाएंगे, जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए भोजन मिल पाएगा। इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में जब वो फसल उगा पाएंगे तो उसको वो सेल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो जहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। और वहीं बात करें अगर हम मिट्टी अनुर्वरक की, यानी कि जहाँ की मिट्टी इनफर्टाइल है, कम उपजाऊ है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व भी कम होता है। तो ये एक बेसिक रीज़न होता है जनसंख्या का, या मानव बस्ती जहाँ पर अधिक बस्ती है उसका। इसके साथ साथ जलवायु सबसे बड़ा रोल निभाती है। मैंने आपको बता दिया, जलवायु डिपेंड करती है कि किस प्रकार का वहाँ पे रहन सहन है, किस प्रकार का खान पान है, किस प्रकार का पहनावा है, ये सभी चीज़ें जलवायु डिसाइड करती है। और भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में अलग है, अपने आप में विचित्र है। वहाँ पर कहीं पहाड़ी एरिया है, कहीं पठारी एरिया है, तो उसके हिसाब से लोग रहते हैं, उनके हिसाब से उनका पहनावा होता है, उनके हिसाब से ही
वहाँ का रहन सहन होता है, खान पान होता है। तो ये सभी भौगोलिक आकृति है और भौगोलिक जलवायु है भारत की। पर्यावरण और मानव बस्तियों की बात करें तो देखिए पर्यावरण का अहम रोल रहा है मानव बस्तियों को बसाने में। पर्यावरण कह लो या फिर ये कह लो प्रकृति का अहम रोल रहा है मानव बस्तियों को बसाने में। प्रकृति की सहायता से ही मानव बस्तियां बसती आई है। किसी भी सभ्यता का विकास नदी के किनारे तथा उपजाऊ क्षेत्र में ही हुआ। देखिए नदी के किनारे किसी भी सभ्यता को बसने में सहायता मिली है। अगर हम बात करें पुराने से पुरानी सभ्यता की, यानी हड़प्पा सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया हो गई, सुमेरियन हो गई, तो ये सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी किनारे बसी। इसके पीछे का रीज़न क्या था? इसके पीछे का रीज़न ये हुआ करता था कि किसी भी नदी के आसपास की जो ज़मीन होती है वो अधिक फर्टाइल होती है, और अधिक फर्टाइल ज़मीन हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। यानी कि वहाँ से हमें पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है, उसके आसपास की जो भूमि है वो अधिक फर्टाइल है, तो वहाँ पर हम अपनी पसंद की जो है कृषि कर सकते हैं। और कृषि के फायदे क्या हैं? वहाँ से हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता है, पर्याप्त मात्रा में फल मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में सब्जी मिलती है। और नदी इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। नदियों के द्वारा जो है वो व्यापार की सुविधा भी हमें मिल जाती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की सुविधा भी हमें नदी की सहायता से मिल जाती है। तो कोई भी प्राचीन सभ्यता अगर आप उठा के देखोगे, जैसे हड़प्पा ले लो, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसी थी। ठीक है, मेसोपोटामिया हो गई, मेसोपोटामिया कहाँ ये बगदाद में आपको जाकर मिलेगी, दजल और फरात नदी के बीच। ठीक है, तो ये सभी जो पुरानी से पुरानी सभ्यताएं ये किसी न किसी नदी के किनारे बसी। और ये सारी सुविधाएं यानी उपजाऊ जमीन मिलती है, पर्याप्त मात्रा में जल मिलता है और नदियों के द्वारा व्यापार की सुविधा मिलती है, किसी भी मानव बस्ती को बसाने के लिए या फलने फूलने के लिए सहायक है, अत्यधिक सहायक है। देखिए मगध की अगर हम बात करें, मगध एक बुद्धकालीन समय का एक मजबूत राजतंत्र था। मगध एक साम्राज्य था जो बुद्धकालीन समय का एक मजबूत राजतंत्र था। ये भी एक नदी के किनारे बसा था, जिसकी सीमाएं जो थी वो उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा तथा पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। यानी कि अगर आप इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करोगे तो ये दक्षिणी बिहार के पास आपको देखने को मिलेगा मगध। यहाँ की जो जमीन थी वो बहुत उपजाऊ थी। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती थी। ठीक है, लोहे की खान थी, लकड़ी के अच्छे स्रोत मिलते थे यहाँ पर, जिसकी सहायता से जो मगध का साम्राज्य था वो फला फूला था। नदियों के द्वारा व्यापार की सुविधा उपलब्ध थी। इन सभी चीज़ों ने मगध के साम्राज्य को सफल बनाया था। यानी उस समय का जो साम्राज्य था मगध, ये अपने आप में काफ़ी सक्सेस था, अपने आप में काफ़ी फेमस था, क्योंकि ये एक नदी के किनारे बसा था इसीलिए। और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लोहे की खान, लकड़ी के अच्छे स्रोत, पर्याप्त उपजाऊ जमीन, पर्याप्त मात्रा में जल, ये सभी चीज़ें इसको विशेष बनाती थी, जिसकी सहायता से ये सफल हुआ, सक्सेस हुआ, आगे बढ़ा। मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसका उत्थान यानी कि जिसका विकास और उसका पतन, विकास भी और पतन भी दोनों चीज़ें हैं, किसकी वजह से हुई थी? भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से हुई थी। उदाहरण के लिए गंगा, सोन, गंडक नदी पाटलिपुत्र को प्राकृतिक संरक्षण देती थी, क्योंकि ये सारी नदियाँ पाटलिपुत्र के पास से होकर गुजरती थी। तो ये सारी नदियाँ जो हैं पाटलिपुत्र को प्राकृतिक संरक्षण देती थी। यह नदियाँ व्यापार का मार्ग प्रदान करती थी, जिसकी सहायता से दूसरे साम्राज्यों के साथ व्यापार किया जा सकता था। ठीक है, जो इसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाती थी नदी, जिससे पाटलिपुत्र का उत्थान हुआ। पाटलिपुत्र का उत्थान यानी पाटलिपुत्र का विकास हुआ। इन्हीं नदियों में लगातार, देखिए यही नदियां उसका पतन का कारण भी बनी। यही इन्हीं नदियों में लगातार बाढ़ आने की कारण, लगातार जब बाढ़ आई तो यही नदियां उसके पतन का कारण भी बन गई थी पाटलिपुत्र का। इसके मार्ग बदल जाने से पाटलिपुत्र का महत्व कम हो गया। जब लगातार बाढ़ आई तो क्या हुआ? नदियों के जो उसका मार्ग था वो बदलना पड़ा। तो उसकी सहायता से पाटलिपुत्र की विशेषता जो है वो कम हो गई थी। तो नदियाँ कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भू आकृति की, यानी जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में किस प्रकार से जो भू आकृतियाँ थी, भूमि की जो आकृतियाँ हैं वो किस प्रकार से विभाजित की गई है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए बेसिकली 3 भागों में भारतीय उपमहाद्वीप को बांटा गया है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में गंगा सिंधु नदी के मैदान के रूप में,
और प्रायद्वीपीय भारत पठार के रूप में। इन 3 अवस्थाओं में, इन 3 भागों में भारतीय उपमहाद्वीप को बांटा गया है। चलिए इसको स्टडी करते हैं। देखिए हिमालय जो है इसको हमने इनको 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और मध्यवर्ती हिमालय। पूर्वी हिमालय का जो विस्तार है वो ब्रह्मपुत्र के पूर्व में असम से चीन तक फैला हुआ है। अगर हम पूर्वी हिमालय की बात करें, ठीक है, अभी आपको मैप में समझाऊंगा मैं, तो वो ब्रह्मपुत्र के पूर्व में असम से चीन तक फैला हुआ है। वहीं हम मध्यवर्ती हिमालय की बात करें तो भूटान से चिगाल तक विस्तृत है, यानी भूटान से चिगाल तक हमारा मध्यवर्ती, यानी बीच का जो हिमालय है वो हमारा भूटान से चिगाल तक फैला हुआ है। और इसी प्रदेश से भारत और तिब्बत के बीच मध्य व्यापार भी चलता था। इसी रास्ते से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार चलता था। अभी मैं आपको नक्शे में दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखिए पश्चिमी हिमालय की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमी हिमालय अत्यधिक इम्पोर्टेंट रहा था उस समय में। पश्चिमी हिमालय अफगानिस्तान तक विस्तृत था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था हमारा पश्चिमी हिमालय, जहाँ खैबर और अन्य दर्रे तथा काबुल नदी इस क्षेत्र को सिंधु के मैदान से जोड़ते थे। सिंधु नदी आप जानते हो काफ़ी प्राचीन थी और सिंधु का जो मैदान था वो भी काफ़ी प्राचीन था। यहीं पर जो थी ये हड़प्पा सभ्यता जो है फली फूली थी। अफगानिस्तान का शोत्रगोई हड़प्पा कालीन व्यापारिक केंद्र था। अफगानिस्तान में एक जगह थी शोत्रगोई, ये हड़प्पा कालीन का व्यापारिक केंद्र था, यानी यहाँ से हड़प्पा काल का जो व्यापार था वो आवागमन जो था यहाँ से चलता था। अफगानिस्तान और भारत के मैदानों को ईरान और मध्य एशिया से जुड़ने वाले सभी मार्ग खैबर, बोलन और गोमल दर्रे से हो गए थे। और ये दर्रे सभी कहाँ थे? ये अफगानिस्तान के पास थे। शक, कुषाण, यूनान, ये जो शक, कुषाण, यूनानी, ये जितने भी जो साम्राज्यवादी थे ये कहाँ से दाखिल हुए थे? ये सभी इन्हीं मार्गों से भारत के अंदर दाखिल हुए थे। और ये सभी हमलावर थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, और ये सभी इन्हीं मार्गों का प्रयोग करते हुए भारत के अंदर दाखिल हुए थे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मैप में। देखिए ये हमारा हिमालय है जो अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, अफगानिस्तान से लेकर ये पूरा चाइना तक यहाँ पर फैला हुआ है। तो जब हम बात करते हैं मध्य हिमालय की, तो मध्य हिमालय ये आप देख रहे हो भूटान, ठीक है, यहाँ तक विस्तृत है मध्य हिमालय हमारा। और यही रास्ता जो है ये तिब्बत तक पहुँचाता था। व्यापार का केंद्र जो था हमारा, व्यापारिक जो रास्ता जो था हिमालय से, ये यहाँ तक बना हुआ था। और जब हम बात करते हैं अपने पश्चिमी हिमालय की, तो हमारा पश्चिमी हिमालय जो है वो अफगानिस्तान, ये आप देख पा रहे हो मैप में, ये अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान आज अलग देश है, उस समय पाकिस्तान भारत का ही था, भारत का ही एक अहम हिस्सा था। तो यहाँ तक पश्चिमी हिमालय हमारा फैला हुआ था। और यहाँ पर ही दर्रे थे, जो भी दर्रे मैंने आपको बताए, खैबर दर्रे, बोलन और गोमल दर्रे, ये सभी यहीं पर थे। कहाँ पर? अफगानिस्तान के यहाँ पर, यहाँ से। और यहाँ पर आपका आता है ईरान, ठीक है, ईरान। तो यही रास्ते थे जहाँ से शक, कुषाण और ये जो शक, कुषाण और यूनानी जो थे वो सभी इसी दर्रे से आए थे। और यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर ही हमारा ये शोत्रगोई एक जगह थी जहाँ पर हड़प्पा कालीन व्यापारिक केंद्र था। अब हम बात करते हैं पूर्वी हिमालय की। तो देखिए पूर्वी हिमालय जो था ये हमारा पूर्वी हिमालय था। पूर्वी हिमालय यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम तक जाती है और ये चाइना के यहाँ से भी बहती है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्वी हिमालय था। ये हमारा मध्य भारत का हिमालय था जहाँ से हम तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। ये नेपाल है। तो बेसिकली मोटा मोटा मैं आपको बस समझा रहा हूँ। देखिए मैप मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है, मैप का आपका यूज़ आएगा नहीं एग्जाम में। मैप सिर्फ इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। हालांकि एग्जाम में आपके लिए मैप नहीं आएगा कि मैप आपको बताना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु के मैदान की। इस मैदान के भूभाग को पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब के नाम से जाना जाता है सिंधु के मैदान के भाग को। पंजाब का नाम कैसे पड़ा था? पंजाब का नाम 5 नदियों के नाम पर ही पड़ा था, इसलिए इसको पंजाब कहा जाने लगा था। पंजाब 5 सहायक नदियों के नाम पे इसका नाम पड़ा पंजाब। 5 सहायक नदी थी सिंधु नदी की। सिंधु नदी प्राचीन नदी हमारी, जिसकी 5 सहायक नदियाँ थी, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज और व्यास। इन्हीं के नाम पर जो है पंजाब का नाम पड़ा था। ये सारी नदियाँ जो हैं अपने साथ बहा करके मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी को ले आती है, और जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है जिस पर हम अपनी अच्छी फसल उगा सकते हैं,
जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। इस पर गेहूं की फसल जो कह सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी यूज़फुल होती है ये मिट्टी गेहूं की फसल के लिए। तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर ले आती है, तो इसीलिए ये भूमि काफ़ी उपजाऊ बनती है और इसीलिए इस भूमि को अधिक जो कहते हो आप महत्वता मिलती है, इम्पोर्टेंस मिलती है। हड़प्पा संस्कृति के दो नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पंजाब और सिंधु नदी में ही अवस्थित थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन थी वो काफ़ी उपजाऊ थी और यहाँ पर ये पांचों नदियाँ बहती थी, तो ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी ना, ये यहीं पर अवस्थित हुए थे। मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी सिंधु नदी है। ये देखिए, ये जो बह रही है ये हमारी सिंधु नदी है। यहाँ से निकल करके ये अरब की खाड़ी में जाती है। और ये जो पांच इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये देखिए चेनाब, ये वाली जो है रेड ग्रीन वाली ये झेलम है, इसके बाद ये चिनाब है, इसके बाद रावी है और इसके बाद ये वाली हमारी व्यास है और ये है सतलुज। ये पांच सहायक नदियाँ थी जो कि पंजाब के क्षेत्र को, जो कि सिंधु के मैदान के क्षेत्र को उपजाऊ बनाती थी, काफ़ी महत्व बनाती थी। और इसीलिए यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो प्राचीन जो सभ्यता थी वो फली फूली थी। तो ये मैप में आप देख पा रहे हो। और ये जो आप मोटी वाली लाइन देख रहे हो ना, ये मोटी वाली जो लाइन है ये गंगा नदी की है। गंगा नदी भी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती है और इन सभी मैदानी इलाकों को जो है, इन सभी मैदानी इलाकों को उपजाऊ भूमि प्रदान करती है। ये गंगा नदी गंगटोक से चलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो ये आप मैप की सहायता से समझ पाए होंगे सिंधु नदी की पांच जो सहायक नदियां हैं इनको और गंगा नदी को। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य भारत की। देखिए, मध्य भारत एक ऐसा पर्वतीय क्षेत्र है जहां पहाड़ियों की ऊंचाई अधिक नहीं होती है, इसमें घाटियां शामिल होती है। यानी कि मध्य भारत, जब हम बीच के भारत की बात करते हैं ना, ये वाला जो भारत है ये मध्य भारत है, ठीक है। मध्य भारत की जब हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं, ये ऐसा पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पहाड़ियों की ऊंचाई जो है वो कम होती है, या कह सकते हो इसमें घाटियां शामिल है। यहाँ के पर्वतों का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरावली पर्वत श्रृंखला आप जानते होंगे सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है भारत की। ये दो भागों में बांटती है राजस्थान को। अरावली के पूर्व का भाग काफी उपजाऊ है। यह क्षेत्र ताम्र पाषाण युग की बस्तियों का है। इसके पूर्व में छत्तीसगढ़ का उपजाऊ क्षेत्र आता है, जहां अधिक वर्षा के कारण धान की पैदावार अच्छी होती है। जो इसका पूर्व का हिस्सा है अरावली का, वो छत्तीसगढ़ की तरफ है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये फैली हुई है अरावली, राजस्थान से लेकर यहाँ तक। तो इसका पूर्व का जो हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ की तरफ है, जो कि काफी उपजाऊ क्षेत्र है, जहां पर धान की पैदावार सबसे अधिक होती है। मध्य क्षेत्र में दक्षिण बिहार, पश्चिम उड़ीसा, मध्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दक्षिणी बिहार इसके अंदर आता है। भारत के मध्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, ठीक है, पश्चिमी उड़ीसा आता है, पूर्वी मध्य प्रदेश आते हैं, जहां पर आदिवासी अत्यधिक मात्रा में रहते हैं, या फिर आप कह सकते हो ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। कौन से? दक्षिणी बिहार, पश्चिमी उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश। मध्य भारत के पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात स्थित है। जब हम मध्य भारत की बात कर रहे हैं तो मैं अपने आपको दिखा देता हूँ, इसमें ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये क्या है? गुजरात है। यहाँ पर क्या है? कच्छ का रण, या फिर कह सकते हो आप कच्छ का पठार भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ये एक प्राकृतिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र हड़प्पा काल से लगातार प्राचीन बस्तियों का क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र के अंदर सबसे फेमस जो क्षेत्र था वो था धोलावीरा, हड़प्पा काल का, आपने सुना हो तो। यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ी के नीचे एक शहर मिला था जिसको धोलावीरा शहर के नाम से जाना गया था। हड़प्पा काल के धोलावीरा शहर के नाम से जाना गया था। तो ये प्राचीन काल से ही प्राचीन बस्तियों का क्षेत्र रहा है। कौन सा? कच्छ का रण, या कह सकते हो आप कच्छ का पठार। यहाँ के मैदान, यहाँ पर जो नदियाँ बहती है वो ताप्ती है, माही है, साबरमती है, ये सारी नदियाँ बहती है। मेन जो यहाँ पर है वो नर्मदा और ताप्ती नदी है, जो यहाँ के मैदान को उपजाऊ बनाती है, ठीक है। और इन नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, इन नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है वो इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाती है। और अपनी लंबी तटरेखा के कारण, इसकी जो तटरेखा है समुद्र से जो मिली हुई है, तटरेखा जैसे हम कहते हैं, वो अपनी लंबी तटरेखा के कारण ये क्षेत्र आज भी विदेशी व्यापार का केंद्र है। यानी विदेशों से जो व्यापार किया जाता है वो आज भी, तटरेखा मैं आपको दिखा देता हूँ, तटरेखा कहते हैं इसको जो समुद्र के साथ लगी हुई है। जो इसकी लंबी तटरेखा है वो आज भी जो है विदेशी व्यापार का केंद्र है, क्योंकि विदेशों से जो भी सामान आता है
यानी आयात जो हम करते हैं और जो निर्यात करते हैं वो समुद्र के रास्ते से, वो यहाँ से ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। देखिए प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है, जो हमारा नीचे की तरफ का जो भारत बच जाता है, ठीक है, वो जो मध्य भारत, ये हमारा मध्य भारत था, ये हमारा उत्तर भारत था जो हमने डिस्कस किया अभी। हिमालय सबसे पहले हम डिस्कस किया था, ये हमारा उत्तर भारत है। ये हमारा मध्य भारत था जो भी हमने डिस्कस किया। अब जो नीचे वाला जो भारत हमारा बच जाता है, जिसमें दक्कन का पठार आता है, ठीक है, कर्नाटक आता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सभी हमारे प्रायद्वीपीय भारत के पार्ट है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी सीमाएं हैं वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। भारत की सीमा दक्कन के पठार, तटवर्ती मैदानों से दक्कन मिली हुई है, ठीक है। दक्कन का पठार जो है उसे तीन भागों में बांटा गया है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो सीमा है वो काली मिट्टी, महाराष्ट्र की सीमा में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, जिसकी मुख्य खेती जो होती है कपास की होती है, ठीक है। और सीमा के उस पार क्या है? तेलंगाना है। जब महाराष्ट्र की सीमा के उस पार की बात करते हैं तो वहाँ पर तेलंगाना आ जाता है। तेलंगाना, तेलंगाना के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जिस पर ज्वार, दलहन और तिलहन इत्यादि की पैदावार अधिक होती है। मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, मैप में आप अच्छे समझ पाओगे। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस किया था हमने उत्तर भारत के हिमालय को, हिमालय कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ कहाँ से मिला हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने मध्य भारत को डिस्कस किया था, मध्य भारत में क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की। ये हमारा कच्छ का पठार था जो हमने मध्य भारत में डिस्कस किया था, मालवा का पठार मध्य भारत में डिस्कस किया था। इसके बाद हम बात करते हैं दक्कन के पठार की। दक्कन का जो पठार था, दक्कन का पठार को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इनके अंदर देखा जाता है। और यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। लाल मिट्टी पाई जाती है तेलंगाना में। और लाल मिट्टी की जो मुख्य फसल है वो क्या है? ज्वार, दलहन और तिलहन। तो ये सारी भौगोलिक आकृति थी इसकी भारतीय इतिहास की। ये सारी भौगोलिक आकृतियाँ हैं जो भारत को विशेष बनाती है और भारत की प्राचीन बस्तियों को बसने में सहायता जिसने प्रदान की थी। तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर 3 है ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। जो मेन मेन बातें थी वो इस चैप्टर में हमने पढ़ ली हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।